नमस्कार, मैं हूं नरेश भारी। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के विदेश नीति यानी एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध कैसे हों, वो किन पैमानों पर टिके हों, कौन से तरीक़ों से उन्हें अपने हितों की साधना करनी चाहिए, इस पर पढ़ेंगे। परराष्ट्र संबंध यानी एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र से संबंध। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनु की नज़र में जो आदर्श राज्य है वह है विजिगीषु है, यानी विजय की आकांक्षा रखने वाला राज्य है, जो विजय की आकांक्षा रखता है यानी प्रसार की आकांक्षा रखता है। सिर्फ अपने आप के साम्राज्य को बचाना ही नहीं, उसके साम्राज्य में विस्तार करने की इच्छा भी मनु के राज्य की है। तो यहाँ जो मनु ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं वो विजिगीषु को ही मस्तिष्क में रखकर किए हैं कि विजिगीषु को ऐसे ऐसे अपनी विदेश नीति को हैंडल करना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए मनु ने दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हालांकि इन दो प्रमुख सिद्धांतों के अतिरिक्त भी तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो हैं मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति। इन दो सिद्धांतों के अलावा जो तीन महत्वपूर्ण पिलर हैं वो हैं, चार उपाय बताए हैं उन्होंने विदेश नीति से संबंधित: साम, दाम, दंड और भेद। दूत व्यवस्था है। दूत व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु हो, भले ही कौटिल्य हो या शुक्र हो, उस टाइम जो एक तरीके से जो पोस्ट का कार्य था, यानी इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को एक राजा से दूसरे राजा की तरफ जो ले जाते थे वो दूत कहलाते थे। और ये दूत एक तरीके से न केवल राजा के द्वारा कहे हुए कथन को ही इधर से उधर करते थे, लेकिन ये दूत राजा की मनसा और साथ साथ दो देशों के मध्य संबंधों की मधुरता या कड़वाहट के लिए भी उत्तरदायी थे, यानी उसके में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो दूत व्यवस्था का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है मनु, कौटिल्य या शुक्र में। मनु की मनुस्मृति में भी दूत व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। गुप्तचर व्यवस्था थी, जो छिपके अपने इनेमी राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र में के बारे में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते थे, तथा अपने राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र के अगर दूत हैं, गुप्तचर हैं तो उनका भी वो खोजबीन करते थे। तथा इसके साथ साथ गुप्तचर हैं वो राजा के पीआर एजेंट, यानी पब्लिक में उनकी जो छवि है वह भी बनी रहे, तो उस छवि कंस्ट्रक्शन का काम, छवि निर्माण का काम भी करते थे। तो परराष्ट्र संबंधों पर मनु के जो विचार हैं ये इन पांच महत्वपूर्ण स्तंभ पर आधारित हैं। मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि मनु ने कुछ सिद्धांतों के आधार पर एक मंडल की रचना की, और यह मंडल 12 राज्यों से मिलकर बना होता है। तो अपने मंडल सिद्धांत में मनु ने ये बताया कि कैसे 12 राज्य किस प्रकार के संबंधों से बंधे होते हैं, और ये संबंध किस प्रकार से उस राज्य किसी दो राज्यों के मध्य संबंध को प्रभावित करते हैं, और कैसे विजिगीषु को इन सिद्धांतों पर आधारित उसे अपने मित्र और शत्रुओं की पहचान करनी चाहिए, और इन मित्र और शत्रुओं के पहचान के आधार पर उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी चलानी चाहिए, यानी परराष्ट्र संबंधों को रन करना चाहिए। तो वो कौन सी आधारभूत मान्यताएं हैं जिनके आधार पर 12 राज्यों के एक मंडल की रचना होती है? मनु कहते हैं कि राजा को
महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनु का जो आदर्श राज्य है या मनु जिस राजा की वकालत करते हैं वह एक महत्वाकांक्षी है, यानी विजिगीषु है, वह अपने क्षेत्र को विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। विजिगीषु को केंद्र मानकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की। ये वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर मनु ने मंडल की रचना की। वो हैं, जैसे एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। जैसे ये राज्य ए है, तो इस राज्य के जो टच होने वाले जो राज्य हैं, ये भले बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, तो मनु के अनुसार बी, सी, डी, ई हैं, वो चूँकि ए को स्पर्श करते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से ए के शत्रु होंगे। मित्र का मित्र उसका मित्र होता है। जैसे ए और सी मित्र हैं, या यूँ समझिए कि ए और एक्स अगर मित्र हैं तो एक्स का जो मित्र होगा वो भी ए का मित्र होगा। शत्रु का शत्रु उसका मित्र होता है। जैसे सी है वो शत्रु है, तो अगर सी को जो स्पर्श कर रहा है, मान लिए कै है, तो सी और कै के बीच में अगर हम पहला फॉर्मूला लगाएं तो सी और कै के बीच में जो संबंध होंगे वो क्या होंगे, शत्रुता के होंगे। तो जब ए और सी शत्रु हैं, ए और सी शत्रु हैं इस सिद्धांत के आधार पर, और सी और कै शत्रु हैं सेम इसी सिद्धांत के आधार पर, तो जो तीसरा सिद्धांत है वो क्या है, शत्रु का शत्रु उसका मित्र होता है। यानी ए का शत्रु सी और सी का शत्रु के, तो ए और के क्या होंगे, ए और कै ये दोनों मित्र होंगे, क्योंकि कै है वह ए के दुश्मन का दुश्मन है। शत्रु का मित्र शत्रु होता है, और यहीं अगर सी का बै है वह दोस्त है, तो ए और बै के बीच में जो संबंध होगा वह क्या होगा, शत्रु का होगा। तो ये 4 फाउंडेशनल पॉइंट हैं जिनके आधार पर कैसे ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो शत्रु और मित्र को निर्धारित करती है, ये हमने देखा। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य शत्रु राज्य होगा। शत्रु को मनु है वो अरि कहते हैं। तो ये जो पहले सिद्धांत के अनुपालना में कि विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य शत्रु होगा। विजिगीषु राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य यानी जो शत्रु राज्य था से लगा हुआ राज्य मित्र होगा। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ये हमने जो इसमें ए और बै के ए और बी मित्र कैसे हैं वह देखा, वैसा वही इसमें इन्होंने सिद्धांत लगाया है। इससे आशय है कि निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु और उससे आगे का मित्र और उससे आगे का अरिमित्र, इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। जैसे यहाँ हम एक बार पुनः देखते हैं, वी है वो विजिगीषु राजा है, तो उसके जो पास वाला ए होगा वह शत्रु होगा, क्योंकि जो स्पर्श करता है वह शत्रु होता है, और जो बी होगा वह विजिगीषु का मित्र होगा, क्योंकि यह उसके शत्रु का शत्रु है। तो ए उसका शत्रु है, तो शत्रु का जो शत्रु होगा वह वी का मित्र होगा, और यहाँ जो सी होगा वह चूंकि ए का मित्र है और ए वी का शत्रु है, तो शत्रु का मित्र होगा वह भी शत्रु होगा। तो इस प्रकार यह क्रम आगे चलता रहता है, और इस क्रम को जैसे आगे चलता है उसके नाम मनु ने अलग अलग दिए। जैसे विजिगीषु के आगे की दिशा में जो 5 राज्य होंगे उनको नाम दिया अरि, जो विजिगीषु का शत्रु होगा।
अरिस्त्रु जो विजिगीषु का मित्र होगा, अरिमित्र यानी विजिगीषु का स्त्रु होगा, और अरिस्त्रु जो विजिगीषु का मित्र होगा, और अरिमित्र मित्र यानी विजिगीषु का स्त्रु होगा। तो इस प्रकार ये 5 राज्यों का क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार मनु ने कहा कि विजिगीषु के पीछे की तरफ सीमा लगने वाले जो राज्य होंगे, यहाँ पीछे की तरफ वालों को मनु ने मंडल में मात्र 4 राज्यों को शामिल किया। उनको नामकरण उन्होंने इस प्रकार किया कि पार्शिनग्राह यह पीठ का स्त्रु होगा, आक्रांद पीठ का मित्र होगा, पार्शिनग्राहसार पीठ के स्त्रु का मित्र होगा, और आक्रांदसार आक्रांद का मित्र होगा। ये यहाँ बात है वो सेम वैसा ही है, सिद्धांत वही हैं जिनकी अनुपालना हमने पहले की थी। इस प्रकार ये 4 राज्य होंगे जिनके संबंध इस प्रकार होंगे। ये 4 राज्य मंडल में शामिल होंगे। तो पीछे की तरफ 4 राज्यों को अगर हम मंडल में शामिल करें तो अब तक कुल कितने राज्य हो गए? 5 आगे के राज्य, 4 पीछे के राज्य, 1 विजिगीषु स्वयं। तो ये हो गए 5, 4, 9 और 1, 10। 2 अन्य राज्य हैं जो मनु के मंडल सिद्धांत में मंडल में शामिल हैं। ये राज्य हैं उदासीन और मध्यम। तो उदासीन या मध्यम कौन से राज्य हैं वो देखते हैं। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य के दोनों के सीमा से लगा होता है। यह दोनों को सहायता करने में समर्थ होता है और दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। जो विजिगीषु हैं और उनके बगल के जो अरि हैं, तो इन दोनों को अगर कोई राज्य टच करता है तो उस स्थिति में संबंध हैं वो थोड़े अलग टाइप के होंगे, क्योंकि हमने अब तक जो सिद्धांत पढ़े थे वो उनके हिसाब से यह जो राज्य है, मान लीजिए एक्स है, तो यह विजिगीषु का दुश्मन होगा और ए भी विजिगीषु का दुश्मन होगा, लेकिन एक्स ए का भी दुश्मन होगा। तो वह सिद्धांत अगर लगाएं तो उसमें तो ये था कि स्त्रु का जो स्त्रु होगा, स्त्रु का जो स्त्रु होगा वो अपना मित्र होगा। तो ए स्त्रु है और एक्स अगर ए का स्त्रु है तो अपना विजिगीषु का मित्र होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक्स है वो विजिगीषु का भी स्त्रु है, विजिगीषु को भी स्पर्श करता है, तो उस स्थिति में यह राज्य उन सिद्धांतों की बजाय मध्यम राज्य कहलाएगा और यह दोनों को सहायता करने में समर्थ होता है और दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। उदासीन यह विजिगीषु, अरि और मध्यम तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है। तीनों को मिले होने की दिशा में भी यह उनकी सहायता कर सकता है और उनके परस्पर न मिले होने की दिशा में प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। देखिए, मनु के मंडल सिद्धांत में जो उदासीन राज्य है उसकी आप यूँ समझिए कि इस राज्यों के समूह से थोड़ा दूर एक महाशक्ति का अस्तित्व है। जैसे आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत के क्षेत्रफल से काफ़ी दूर यूएस का मान लो जैसे अस्तित्व है, एक महाशक्ति का अस्तित्व है, उसी प्रकार उदासीन राज्य का अस्तित्व है जो ना तो विजिगीषु, ना ही अरि और ना ही मध्यम को सीमाओं को टच करता है। तो इस प्रकार से मनु ने 5 आगे के राज्य, 4 पीछे के राज्य, 1 स्वयं विजिगीषु तथा 1 उदासीन और मध्यम, इनको मिलाकर ये 12 राज्यों का मंडल की रचना की। यह मंडल किस प्रकार से रचित होता है ये हमने डिस्कस किया कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये संबंध इनके निर्धारित होते हैं। मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु ने एक राज्य के लिए कौन शत्रु होगा और कौन मित्र होगा यह तय किया। तो इन सिद्धांतों के आधार पर मंडल की रचना करने के बाद मनु राजा से ये आशा करते हैं कि राजा को इन सिद्धांतों के आधार पर शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखना चाहिए। यानी उसे कौन राजा कितना शक्तिशाली है इसके आधार पर मित्रों को अपने फेवर में और शत्रुओं को अपने अगेंस्ट रख के शक्ति संतुलन जो बैलेंस ऑफ पावर है वह अपने पक्ष में रखना चाहिए। यानी उसके पास ज़्यादा शक्ति रहनी चाहिए, तभी शांति की स्थापना हो सकती है। देखिए, प्राचीन भारतीय जो चिंतन है उसमें युद्ध को अवॉइड किया गया है, उसे अंतिम विकल्प के रूप में ही चुनने का वकालत की गई है। यद्यपि युद्ध को एक बार अगर चुन लिया तब पूरी तन्मयता के साथ युद्ध को लड़ने की बात कही गई है। उस स्थिति में युद्ध पवित्र हो जाता है।
तो ये हमने पढ़ा था मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के वो कौन से सिद्धांत थे जिनके आधार पर मंडल की रचना होती है और उसका उद्देश्य क्या था। अंतिम रूप से मनु यही चाहते थे कि मंडल के सिद्धांत के आधार पर एक राजा को शत्रु और मित्र की पहचान करनी चाहिए और उसे अपना शक्ति संतुलन अपने फेवर में रखना चाहिए। 60 गुणे नीति। 60 गुणे नीति से तात्पर्य है 6 लक्षणों वाली नीति। जैसा कि इसके नाम से विदित है, 60 यानी 6, गुण यानी लक्षण, तो 6 लक्षणों वाली नीति को 60 गुणे नीति कहते हैं। मनु के अनुसार राज्य को अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर राजा को अपनी नीति चेंज करनी चाहिए। और इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर मनु ने 6 स्थितियों की पहचान की और उन 6 स्थितियों के आधार पर 6 विकल्प मनु ने सजेस्ट किए। ये 6 विकल्प ऐसे थे: संधि, विग्रह, विग्रह का अर्थ है युद्ध, यान, यान का अर्थ भी युद्ध है। जैसे 2 नंबर जो ऑप्शन है विग्रह और 3 नंबर जो विकल्प हैं यान। विग्रह और यान में मात्र मात्रा का अंतर है, दोनों ही युद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं। चतुर्थ है आसन यानी तटस्थता। 5वां है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव सेना को 2 भागों में बांटकर युद्ध करना। और अंतिम है संश्रय यानी बलवान का आश्रय लेना। संधि कब की जानी चाहिए और संधि कैसे करें और उस कौन से प्रकार हैं, उस पर मनु कहते हैं कि राजा को जब यह संभावना लगे कि इस राज्य के साथ संबंध स्थापित करने से तत्कालीन या दीर्घकालिक फायदा हो सकता है, तब उसे संधि करनी चाहिए। यानी अगर राजा को ये लगे कि संधि करने से फायदा हो सकता है तो उसे संधि करनी चाहिए। संधि 2 प्रकार की होती है, समान कर्मा जो समान शक्तियों के मध्य होती है और असमान कर्मा यानी जिनके मध्य संबंध बराबर, शक्ति जिनकी बराबर नहीं होती। विग्रह है दूसरा विकल्प, उसमें दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने या उसे पीड़ित करने के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। और इसके 2 भेद हैं। पहला है शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह करना, और दूसरा है मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में विग्रह को अपनाना। तीसरा है यान। विग्रह और यान में मात्र स्तर का भेद है। यह भी विजय की आकांक्षा या शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह भी तभी जब स्थितियां अनुकूल हो, राजा आश्वस्त हो जाए कि अपनी स्थिति मजबूत है और शत्रु निर्बल स्थिति में है। यान के भी 2 भेद बताए, शत्रु को आपत्तिग्रस्त पाकर राजा स्वयं अपने बलबूते पर करे, और दूसरा राजा स्वयं समर्थ ना हो तो मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करे। यहाँ हम देखते हैं कि जो विग्रह है और यान है, इन दोनों में दोनों के 2 उद्देश्य हैं कि विजय की आकांक्षा है और दूसरा है शत्रु को पीड़ित करना। दोनों सेम ही स्थिति में किए जाते हैं कि जब ये पता है कि युद्ध का जो रिजल्ट होगा वह विजिगीषु के पक्ष में होगा, तभी युद्ध करना चाहिए। जब ये पता हो कि भी हमारी शक्ति कम है तो हमें युद्ध में अपने आप को नहीं धकेलना चाहिए। यान के भी 2 भेद बताए, जिसमें एक तो परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना है कि भी शत्रु कमज़ोर है तो कमज़ोर या आपत्ति में है तो डेफिनेटली जीत के आसार बढ़ जाते हैं, इस वजह से युद्ध करना। दूसरा जो इसमें हम देखते हैं कि मित्र के साथ कुछ हो रहा है, वह भी राजा की परराष्ट्र नीति को प्रभावित कर रहा है। यानी विग्रह और यान दोनों में अगर मित्र के अपमान का बदला लेना है या मित्र की सहायता लेकर युद्ध करना है, दोनों विकल्प ये शो करते हैं कि परराष्ट्र संबंधों में मित्र है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है आसन। आसन से तात्पर्य है तटस्थता या उदासीनता या उपेक्षा की स्थिति को अपनाना। ये जो उपेक्षा की स्थिति है कि जो कुछ आपके पड़ोस में या जो कुछ आपके मंडल में हो रहा है उसके प्रति तटस्थता की नीति अपनाना। देखिए, मनु के परराष्ट्र संबंधों में तटस्थता की नीति है वह सिर्फ और सिर्फ अल्पकाल के लिए अपनाई जा सकती है। आप अल्पकाल के लिए तटस्थ हो सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू इंगेज योरसेल्फ। आसन का उद्देश्य है शत्रु को शांत रखना, स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना। देखिए, युद्ध में जो उतरना है उसके लिए विग्रह और यान में हमने देखा था
कि युद्ध का संभावना ये रहे कि विजिगीषु की जीत होगी, तभी अपने आप को युद्ध में धकेलना चाहिए। तो उस स्थिति में अगर यह हो रहा है कि शक्ति कम है या उच्च शक्ति संतुलन है वो अपने पक्ष में नहीं है, तब भी आसन को अपनाया जा सकता है कि और उस समय का उपयोग करना चाहिए अधिक शक्ति अर्जित करने में। आसन के दो रूप हैं, यानी कब अपनाना चाहिए। नंबर 1, सेना या कोष के क्षीण हो जाने की स्थिति में अपनाया जाने वाला आसन, यानी युद्ध करने की स्थिति में अगर आप नहीं हैं तब आसन अपनाना चाहिए, और आसन का उपयोग है वह शक्ति संचय करने में करना चाहिए। दूसरा है मित्र के अनुरोध पर अपनाया जाने वाला आसन, यानी यह भी एक परराष्ट्र संबंध में मित्र की महत्ता को शो करता है कि किस प्रकार अगर हमारा जो आसन है, हमारी जो तटस्थता है वह मित्र को लाभान्वित कर सकती है, तो हमें आसन यानी तटस्थता की नीति को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव है अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति है। इसमें क्या होता है कि राजा अपनी सेना को 2 भागों में बांटकर सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखता है, और शेष सेना है वह राजा के साथ दुर्ग या किसी अन्य स्थान पर रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति संचय करती है। यानी हमने क्या देखा कि जो तटस्थ था और द्वैधी भाव दोनों की जो नीति है, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये दोनों शक्ति संचय के लिए एक विकल्प के रूप में है कि इस वक्त का उपयोग शक्ति संचय के लिए किया जाए। अगला और अंतिम है संश्रय। संश्रय का अर्थ है बलवान का आश्रय, यानी राजा अगर द्वैधी भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। कि यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि आश्रय हमेशा ही बलवान का लेना चाहिए। बलवान भी शत्रु से ज़्यादा, यानी जिसके साथ युद्ध है उससे वह अधिक बलवान होना चाहिए। अगर वह उससे अधिक बलवान नहीं है तो उस स्थिति में मनु ये कहते हैं कि फिर शत्रु का आश्रय लेना भी उचित है, यानी कमज़ोर का आश्रय लेने से का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा ही बलवान का आश्रय लेना चाहिए ताकि युद्ध का समापन हो। तो ये इस वीडियो में हमने परराष्ट्र संबंधों के जो महत्वपूर्ण 2 सिद्धांत थे वो हमने देखे, मंडल सिद्धांत और 60 गुणे नीति। परराष्ट्र संबंधों पे जो बाकी दूसरे जो 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।